देखिए, आज सुबह हमने निर्जला उपवास की चर्चा की। और जब कभी भी हम उपवास रखते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी भूख के साथ होती है। भूख, हंगर, उसके साथ हमारी लड़ाई चलती है। और अक्सर जब हम उपवास करते हैं तो हम कहते हैं, ओह बड़ी तेज भूख लगी है, बड़ी तेज भूख लगी है। और कई बार हम उपवास की प्रक्रिया के दौरान हार मान लेते हैं, हमसे रुका नहीं जाता और हम भोजन खा लेते हैं। और भोजन खाते ही 10 मिनट में भोजन खाते ही हम कहते हैं भूख मिट गई। राइट? आपको भूख लगी थी सुबह 8 बजे, खाना खाया और 8:10 पर आपकी भूख मिट गई। 8 बजे जो खाना खाया उसको पचने में और शक्ति का रूप धारण करने में 8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे जो खाना आपने खाया, उसकी कैलोरीज, उसके कार्बोहाइड्रेट्स, उसका प्रोटीन आपके शरीर को शाम को 4 बजे मिलना शुरू होगा। इस बात से सहमत हैं सभी? सहमत हैं? 8 घंटे लगेंगे, 8 घंटे वो भोजन शक्ति का रूप धारण करेगा उसको पचाने के बाद। तो इस हिसाब से तो आपकी भूख, अगर आपने 8 बजे भोजन खाया है तो शाम को 4 बजे मिटनी चाहिए थी। 8:10 पे कैसे मिट गई? वो भोजन अभी शक्ति का रूप तो बना ही नहीं, वो तो अभी पचा ही नहीं, अभी यहीं तक लटक रहा है। वो तो अभी शायद गर्दन में ही होगा, शायद नीचे भी नहीं गया होगा, भोजन पचा ही नहीं है। 8 बजे लगी थी जबरदस्त भूख, 10 मिनट में बस गर्दन तक ही डाला, भूख कैसे मिट गई? चिंतन करने योग्य प्रश्न है। मैं बताता हूं कैसे मिट गई। 4 से 8, 4 घंटे जब हम निर्जला उपवास कर रहे थे, तो निर्जला उपवास के अंदर यह शरीर स्वयं ही स्वयं का डॉक्टर बनकर बिना चाकू और छुरी का आंतरिक ऑपरेशन शुरू कर देता है। और जब कभी भी ऑपरेशन होता है, अब यह शरीर डॉक्टर बन चुका है, जब बाहरी डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो हम असहज महसूस करते हैं, असहजता महसूस करते हैं। जब बाहरी डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, कंफर्टेबल तो कोई नहीं होता ऑपरेशन करवाने में, सभी अनकंफर्टेबल होते हैं, सभी असहज होते हैं। तो जब ये देह रूपी डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करेगा स्वयं का, तब भी अनकंफर्टेबल होना, असहजता की स्थिति होना स्वाभाविक है। उस दौरान एक्चुअली में वो भूख नहीं होती है, उसको आप भूख का नाम मत दो, वो एक असहजता होती है, वो एक अनकंफर्टेबलनेस होती है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक आंतरिक ऑपरेशन चल रहा है और आप उसमें सहज महसूस नहीं करते, जिसको आप भूख का नाम दे देते हैं। और आप जब भोजन डालते हैं शरीर के अंदर, तो आपने अब शरीर को भोजन पचाने का कार्य दे दिया।
एक टाइम पर एक ही कार्य हो सकता है, या तो वो ऑपरेशन चलेगा आंतरिक, या वो भोजन पचाएगा। आपने इसको भोजन पचाने का कार्य दे दिया। जैसे ही आपने शरीर को भोजन पचाने का कार्य दिया, आंतरिक ऑपरेशन बंद। ऑपरेशन बंद तो आपकी जो असहजता थी वो भी बंद, और जिसको आपने नाम दे दिया भूख, शांत हो गई। वो भूख थी ही नहीं, वो तो एक आंतरिक ऑपरेशन चल रहा था। आप असहज महसूस कर रहे थे। आपने शरीर को कहा, भोजन डालते ही पता क्या कहा, अपना आंतरिक ऑपरेशन बंद करो और भोजन को पचाने में बिजी हो जाओ। शरीर ने वो ऑपरेशन बंद कर दिया, शरीर भोजन को पचाने में बिजी हो गया। जैसे ही ऑपरेशन बंद, आप जो अनकंफर्टेबल हो रहे थे वो भी बंद, आप सहज हो गए। आपने कहा भूख मिट गई। भूख थी ही नहीं, वो तो ऑपरेशन था जो चल रहा था। और इनको उठाओ, दीदी जी को साथ। वो ऑपरेशन था जो चल रहा था, और जब जब भी शरीर भोजन पचाने की प्रक्रिया से फ्री होता है, हम वैसे ही तुरंत भोजन डाल देते हैं। फिर भोजन पचाने की प्रक्रिया से फ्री, तुरंत भोजन डाल दिया, फिर फ्री, फिर भोजन डाल दिया। क्योंकि जैसे ही शरीर आंतरिक ऑपरेशन शुरू करता है, हमको वो असहजता पसंद नहीं आती। वी डोंट लाइक इट। इसको कहते हैं फॉल्स हंगर। जिसको आपने सुबह 8 बजे भूख का नाम दिया है, वो भूख नहीं है, वो फॉल्स हंगर है, झूठी भूख है। वो आपको भ्रम है कि आपको भूख लगी है, भूख नहीं लगी है आपको। क्योंकि हमने ये सारा साइकोलॉजिकल खेल है। अब भाई साहब कह रहे हैं जिस दिन व्रत होता है उस दिन भूख नहीं लगती। ये सारा माइंड का खेल है। आपने माइंड को कमांड दे दी कि आज व्रत रखना है, तो भूख नहीं लगेगी। फिर आपने माइंड को कमांड दी हुई है सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो 8 बजे ब्रेकफास्ट लगनी शुरू हो जाएगी। आप डिपेंड ये करता है कि आप माइंड को कमांड क्या देते हो। भूख जो सुबह 8 बजे लगी थी वो फॉल्स हंगर थी, वो साइकोलॉजिकल हंगर थी, वो झूठी भूख थी। क्योंकि आपने माइंड को कमांड दी हुई है 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है। भोजन करते ही मल का उभार रुक जाता है। मल का उभार मतलब जो पुरानी गंदगी जो जमा है, जो उखड़ रही थी, वो रुक गई उखड़नी, और आप कंफर्टेबल हो गए। और वो पुरानी गंदगी उखड़नी बंद हो गई। आपको लगता है भोजन करने से शक्ति आ गई, ये भी भ्रम है। कोई शक्ति नहीं आई आपको। जैसे ही भोजन पेट में गया, सफाई का काम रुका, और जो परेशानी सफाई के दौरान आपको हो रही थी वो भी बंद। भोजन डाला, मल का उभार बंद। फिर भोजन डालते ही पेट में भारीपन आ जाता है। हमको आदत हो गई है पेट को भारी रखने की। हम सभी ने अपना संस्कार बना लिया कि पेट जब तक हम जाग रहे हैं भारी होना चाहिए, यहां कुछ भारीपन होना चाहिए। पेट को आप हल्का भी रख सकते हैं। पेट हल्का है इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखे हैं। हल्का पेट भूख की निशानी नहीं है, लेकिन हमने हल्के पेट को भूख के साथ रिलेट कर दिया है। हमने अपने दिमाग में ये फीड कर दिया है पेट हल्का महसूस हो रहा है तो मतलब आप भूखे हो। ऐसा नहीं है।
देखिए, ये जो असहजता आपको उपवास के दौरान महसूस होती है, ये सिर्फ तभी महसूस होती है जब तक आपके शरीर के अंदर अपचा मल पड़ा है, गंदगी पड़ी है। जैसे ही आपका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाता है, आपको यह असहजता होनी बंद हो जाती है। मल रहित शरीर को अगर भोजन ना दिया जाए तो वह शरीर किसी भी प्रकार की असहजता का अनुभव नहीं करता है। अब ये कैंप्स हैं, इन कैंप्स के अंदर बहुत सारी रेसिपीज बनती है। मैं भी इन कैंप्स के रंग में रंग जाता हूं और मेरा भी इन 4-5 दिनों में खाना पीना मेरी आवश्यकता से अधिक हो जाता है। पर जैसा देश वैसा भेष, मेरी नखरे करने की आदत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो 12 बजे 1 बजे, ऐसा कुछ नहीं। 5 दिन कैंप है, सारे खा रहे हैं, आप भी खाओ, सारे पी रहे हैं, आप भी पियो। अब गाजियाबाद में भी कैंप करके आया था, वहां भी खाना पीना ज्यादा हो गया। मैंने कहा ये तो ज्यादा हो रहा है भाई। तो फिर मैंने इसकी भरपाई की, मैं 2 दिन एडवांस में यहां पर आ गया। मैंने 2 दिन यहां पर हर रोज 23 घंटे 50 मिनट का उपवास रखा, निर्जला। सुरेंद्र भाई इसके गवाह हैं। 23 घंटे 50 मिनट 2 दिन, 12 और 13 तारीख को मैंने 2 दिन का उपवास रखा। दिन में सिर्फ 10 मिनट खाता था, 2 केले, 1 आम, 1 खरबूजा, बस। और मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। सही टाइम पर सोता था, सही टाइम पर उठता था, जो भी कार्य थे करता था, कुछ भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। मल रहित शरीर को अगर भोजन ना दिया जाए तो वह शरीर किसी भी प्रकार की असहजता का अनुभव नहीं करता है। भोजन ना मिलने पर यह शरीर असहज हो रहा है, इसका मतलब इस शरीर में मल है। भोजन से तो यह शरीर चलता ही नहीं है। यह भोजन चलता है रेस्ट, स्लीप एंड मेडिटेशन से। इस शरीर को चलाती है आत्मा। आत्मा अपनी शक्ति से चलाती है, आत्मिक शक्ति से यह शरीर चलता है। अगर यह शरीर को भोजन चलाता होता तो जैसे ही आत्मा यह शरीर छोड़ देती है तो फिर क्यों नहीं काम करता यह शरीर? आत्मा की शक्ति से यह शरीर चलता है। हमारा सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को कंट्रोल करता है। भोजन सिर्फ शरीर की टूट फूट की मुरम्मत का साधन है। हमने भोजन को शक्ति का स्रोत मान लिया है और ये इसी धारणा ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। जब आप संपूर्ण रूप से निरोगी हो जाएंगे, उसके बाद मल का उभार अर्थात उपवास के दौरान हो रही असहजता आपको नहीं होगी। खाली पेट का बहुत बड़ा महत्व है। बाहर के डॉक्टर भी खाली पेट ऑपरेशन करते हैं, पहलवान भी खाली पेट कुश्ती लड़ता है, बच्चों को भी कहा जाता है सुबह खाली पेट सुबह उठकर पढ़ो। योगी भी एक खाली पेट अमृत वेला करता है। आपको बताया था कि अमृत वेला का टाइम सुबह 4 बजे है। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण यह है कि उस वक्त पेट खाली होता है। साधनाएं हमेशा खाली पेट की जाती हैं, पेट को भरकर कभी भी साधनाएं नहीं की जाती। पेट में खूब सारा माल ठूस देंगे तो सारी एनर्जी पेट की ओर प्रवाहित होगी, ब्रेन की ओर होगी नहीं। ब्रेन की ओर एनर्जी नहीं जाएगी तो एकाग्रता होगी नहीं। पेट को खाली रखो, एनर्जी को ब्रेन की ओर प्रवाहित करना होने दो और फिर देखो कैसे योग में एकाग्रता होती। जिस प्रकार आत्मा का स्वधर्म है शांति, उसी प्रकार देह का स्वधर्म है तंदुरुस्ती। यह देह स्वयं ही स्वयं को तंदुरुस्त कर लेगा
शर्त यह है कि आप इसको इसके नियमों के अनुसार चलाओ तो सही। डन? ठीक है। अब हमने उपवास तोड़ना कैसे है? उपवास तोड़ने की भी एक प्रक्रिया होती है। इसकी क्लैरिटी पूरी है? दिख रहा है सबको सब? ओके। उपवास तोड़ने की भी एक प्रक्रिया होती है। उपवास को हमेशा डिटॉक्स जूस की मदद से तोड़ा जाता है। देखिए, उपवास के दौरान क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर, खून के अंदर, नसों के अंदर जहां जहां भी गंदगी जमा है उसको तो शरीर बड़ी आंत में फेंक देता है, लेकिन जो पाचन तंत्र में जमा गंदगी है उसको फेंक नहीं पाता है, उसको सॉफ्ट कर देता है। फेंकने के लिए उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, सिर्फ सॉफ्ट करता है। तो हमें किसी ऐसे रेचक पदार्थ की जरूरत है कि वो जो गंदगी जो उपवास ने सॉफ्ट की है वो उसको उखाड़ कर बाहर ले जाए, बाहर फेंक दे। और उसके लिए जो बेस्ट डिटॉक्स जूस है, दी बेस्ट डिटॉक्स जूस, कैमरे से फोटोज भी ले सकते हैं आप। आप लौकी लीजिए, पहले लौकी को जूस निकालने से पहले उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, कहीं वो खारी लौकी तो नहीं है। लौकी मीठी होनी चाहिए, खारी या कड़वी। अगर उसमें खारापन या कड़वापन आपको लगे तो उसे फेंक देना, उस लौकी का प्रयोग आपने नहीं करना है, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसा एक केस हो चुका है, इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूं। तो पूरी लौकी का जूस निकाल कर पी जाओ, अच्छा है। पहले जूस निकालने से पहले टेस्ट कर लो। तो उस लौकी का जूसर में जूस निकालना है, फिर उस जूस को मिक्सी में डालना है। उस जूस को आपने मिक्सी में डाला, फिर उसके अंदर आपने चार आंवले काट कर डाल लेने हैं। उसके बारीक बारीक टुकड़े काटकर आपने आंवले डाल देने हैं। फिर उसमें कुछ एक हरी पत्तियां आपने डाल लेनी है। हरी पत्तियां, वैरायटी हरी पत्तियां अभी बताएंगे कौन कौन सी, वैरायटी भी कौन कौन सी, बदल बदल कर डालो। क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा डिसाइड कर लो। लौकी के जूस की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम ज्यादा डिसाइड कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अदरक वगैरह भी डाल सकते हो। इसमें मुख्य रोल आंवले का है। आंवले की क्वांटिटी 4 आंवले आपने रखने हैं, 4, एक पर पर्सन जो जूस तैयार होगा, 4 आंवले पर पर्सन। आपने कितनी हरी पत्तियां, कितना लौकी, वो खुद डिसाइड करो, आप किसमें कंफर्टेबल हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन एक प्रकार की हरी पत्तियां, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, या एक ही दिन वैरायटी प्रकार की मिक्स कर दी, कोई ज्यादा कर दी, कोई कम कर दी, सब कुछ चलेगा। हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो पाचन तंत्र को ठीक करते हैं।
लौकी भी डिटॉक्स करने में मदद करता है, पर मुख्य रोल आंवले का है। आंवला रेचक है। उपवास ने पाचन तंत्र पर जमा गंदगी को जो सॉफ्ट किया है, उसको वो उखाड़ कर बड़ी आंत में फेंक देगा। यह जूस लेने के बाद 15 मिनट से 2 घंटे के बीच आपको नेचर्स कॉल आएगी। अगर आपने उससे पहले 14 से 16 घंटे का उपवास किया हुआ है तो। उपवास नहीं किया हुआ तो शायद आए शायद ना आए, पर उपवास किया हुआ है तो 90% आएगी। हाँ जी, आप सुबह थे? सुबह थे आप क्लास? लास्ट लेक्चर में थे 11:30 से 1। ओके, आप शायद ध्यान नहीं दिया होगा, सुबह बताया था। सुबह मैंने कहा था कि पानी ना पिए तो अच्छा, बहुत ज्यादा प्यास लगे तो पी लें। ईटिंग विंडो के दौरान कुक्ड फूड और नमक का प्रयोग करेंगे तो प्यास लगेगी, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। तो और आपको प्यास ना लगे इसके लिए एक युक्ति भी रख सकते हो। आप अपनी जीभ के नीचे इमली के बीज रख लो। इमली के बीज रखोगे तो सलाइवा अंदर जाएगा। सलाइवा अपने आप में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और वो थोड़ी बहुत प्यास तो सलाइवा से ही बुझ जाएगी। मैं ये युक्ति रचता था। 21 घंटे का जब मैं उपवास रखता था तो सारा दिन मेरी जीभ के नीचे इमली के बीज रहते थे। उसी के सहारे मेरे 21 घंटे बीत जाते थे। इसमें सारा खेल आपकी विल पावर का है। ये एनडीएस, इसमें देह का कोई रोल नहीं है। ये सारी बाजी आत्मा की शक्ति के दम पर जीती जाती है। 15 मिनट से 2 घंटे के बीच नेचर्स कॉल आएगी, और अगर 15 मिनट से 2 घंटे के बीच नेचर्स कॉल नहीं आती, नेक्स्ट डे आंवले 6 कर देना। फिर भी नहीं आती 8 कर देना। फिर भी नहीं आती 10 कर देना। कईयों का मल बहुत कठोर होता है, इतनी आसानी से नहीं जाता। मैं 10 आंवले प्रयोग करता था। और नेचर्स कॉल आपको हो सकता है कि तब आए, पहले आप आंवले का जूस पिए, फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट डाइट लें, कोई भी जूस फ्रूट, उसका भी फोर्स साथ में लगे। वो भी जाएगी तो कुछ धक्का तो लगाएगी ना, उसका भी फोर्स साथ में लगे तब आएगी। ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ होता था। कईयों के साथ नहीं होता। नेचर्स कॉल अपने आप ही आ जाती है 1 घंटे के बाद, किसी को 2 घंटे बाद, किसी को 15 मिनट बाद। ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आंवले आप 6 महीने फ्रीजर के अंदर स्टोर कर सकते हो। मैं 6 महीने फ्रीजर में स्टोर करके रखता हूं। पर आपने आंवले का कोई सिरप, कोई टॉनिक, कोई चूर्ण, कोई पाउडर, कोई पैक्ड आइटम कुछ भी नहीं लेना। ऐसा कुछ भी आपने प्रयोग नहीं करना। फ्रेश आंवले, डेट्स ऑल, फ्रीजर में रख सकते हो। इसके अलावा और आंवले का कोई भी सब्स्टिट्यूट, टॉनिक, पाउडर, चूर्ण, नथिंग, कुछ भी यूज नहीं करना आपने। उन सभी में प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये तो वही बात हुई कि शरीर से जहर को निकालने के लिए थोड़ा और जहर डाल रहे हैं। ये तो वही बात हुई।
नहीं, वो भी नहीं बनाना। आप आंवले फ्रीजर में रखो बस। आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं, सब्स्टिट्यूट दे रहा हूं, आ रहा हूं। आप आंवले ज्यादा से ज्यादा फ्रीजर में रख सकते हो, ये बेस्ट जूस है। लौकी का जूस अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। और इसमें हरी पत्तियां तरह तरह की आप यूज कर सकते हैं। सहजन की पत्तियां, तुलसी, पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, कड़ी पत्ता, बेल के पत्ते, अमरूद के पत्ते, शीशम के पत्ते, अशोक के पत्ते, मीठी नीम, मूली के पत्ते, पपीते के पत्ते, आम के पत्ते, सरसों के पत्ते, शलगम के पत्ते और चुकंदर के पत्ते। हाँ जी, हाँ कर लो उनके पत्ते भी। हाँ हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि ऐसी हरी पत्तियों का प्रयोग नहीं करना जिसमें दूध होता है, वो विषैला दूध होता है, उसका प्रयोग नहीं करना। कुछ पत्तियां लाल रंग की, पीले रंग की होती हैं, वो यूज नहीं करनी। हरे रंग की होनी चाहिए और उसमें दूध नहीं होना चाहिए। जिस भी पत्ती का रंग हरा है उसमें क्लोरोफिल है। और इन सभी पत्तियों में जो सर्वश्रेष्ठ पत्ती है सहजन की पत्तियां, 80 मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। 260 प्रकार के रोगों को लड़ने में इन पत्तियों का प्रयोग होता है। सहजन की पत्ती अपने आप में एक सुपर फूड है। इन पत्तियों को बदल बदल कर यूज कर लो। किसी दिन 1 पत्तियां यूज कर लो, किसी दिन 2 पत्तियां, किसी दिन 3, ऐसे 10 10 12 15 पत्ते यूज कर लो। कभी 3 किसी के, कभी 4 किसी के, कभी 10 ही एक के यूज कर लिए। बदल बदल कर आप यूज करें। ये इतना सात्विक और इतना पवित्र आहार है कि हमारी जड़ मूर्तियों के समक्ष अक्सर इन्हीं पत्तियों को चढ़ाया जाता है। हमारी जड़ मूर्तियों के समक्ष इन्हीं को चढ़ाया जाता है। ये इतना सात्विक और इतना पवित्र आहार है। एक एनडीएस साधक ऐसा भी है जो 4 साल से सिर्फ और सिर्फ हरी पत्तियां खा रहा है, दैट्स ऑल, और वो संपूर्ण रूप से फिट है। यूट्यूब पर सर्च करना लीव्स मैन के नाम से, लीव्स मैन, लीव्स मैन वीडियो आएगा उसका, और उसके कोई डेफिशिएंसी नहीं है उसको। हरी पत्तियां अपने आप में संपूर्ण आहार हैं, इनके अंदर हर तरह के मिनरल्स मिलते हैं, किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी इनके अंदर नहीं होती। सब कुछ अगर हरे रंग की है और उसमें दूध अगर नहीं है, डेफिनेटली यू कैन यूज। फिर जैसे मां के दूध में 28 यूनिट कैल्शियम है, गाय के दूध में 120, भैंस के दूध में 210, तो शलगम की पत्तियों में 710, इमली की पत्ती में लगभग 1500, सरसों के पत्तों में लगभग 3000। कैल्शियम की पूर्ति भी इन पत्तों से हो सकती है। जो एनिमल मिल्क हम लेते हैं उसमें कैल्शियम तो है, पर उसके साथ साथ उसमें यूरिक एसिड तथा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, वो सेफ नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। सभी हरी पत्तियों में वैरायटी प्रकार के मिनरल्स होते हैं और विशेष तौर पर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के जो प्रमुख लाभ हैं, खून को साफ करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर करता है, डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज जैसी शिकायतों को दूर करता है। क्लोरोफिल हर हरी पत्ती के अंदर होता है। ये था पहला डिटॉक्स जूस। दूसरा डिटॉक्स जूस, अगर आंवले नहीं हैं तो आप इस डिटॉक्स जूस का प्रयोग कर सकते हैं। दो करेले, 2 खीरे, 2 टमाटर, आप इसका प्रयोग करें। अब इसका जूस आपने कैसे बनाना है, इसके अंदर भी जूसर का प्रयोग होगा, सॉरी मिक्सी का प्रयोग होगा, जूसर का नहीं।
करेले के टुकड़े करके, खीरे को भी टुकड़े करके, टमाटर को भी आप मिक्सी में डाल देंगे, घुमाएंगे। इसमें पानी भी डाल सकते हैं। खीरे और टमाटर में इतना पानी नहीं होगा कि करेले का भी जूस निकाल दें, तो इसमें पानी भी डाल दें। इस जूस के अंदर मुख्य रोल करेले का है। करेला रेचक है, पाचन तंत्र की गंदगी को उखाड़ कर बाहर फेंकेगा। अगर 2 करेले डालने पर भी नेचर्स कॉल ना आए, अगले दिन 3 डालिए। 3 पर भी ना आए तो अगले दिन 4 डालिए। पर इस जूस का प्रयोग आपने हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा नहीं करना है। ये डिटॉक्स जूस का सेकंड अल्टरनेटिव है। ये जूस नो डाउट अति कड़वा होगा, पर यह कड़वाहट आपके जीवन में मिठास भरेगी। जूस बेशक कड़वा है, पर भरेगा आपके जीवन में मिठास। कड़वे मीठे के बंधन से अब हम स्वयं को मुक्त करें। जी, छिलका इसका छीलना है। हाँ, छिलका उतारना है। लेमन ऐड कर सकते हो, अदरक ऐड कर सकते हो। इसको, इसमें अगर आपको इसका कड़वापन बर्दाश्त ना हो तो इसमें जितना पानी डालते जाओगे इसकी कड़वाहट डाइल्यूट होती जाएगी, इसकी कड़वाहट कम होती जाएगी। 1 गिलास करेले के जूस में अगर आप 3 गिलास पानी डाल दो तो इसकी कड़वाहट 10% रह जाएगी। आप बहुत आराम से पी सकते हो, आपको महसूस ही नहीं होगा कड़वापन। हाँ, अगर 1 गिलास करेले का जूस है और सीधा ही 1 गिलास पियोगे तो कड़वाहट महसूस होगी। बेस्ट यही है कि 1 गिलास करेले का जूस डायरेक्ट 1 गिलास पी, 3 गिलास पानी ना डालें। 3 गिलास पानी आप बिना प्यास के पी रहे हैं, प्यास नहीं लगी आपको इतनी, बिना प्यास के पी रहे हैं, शरीर को ओवरलोड कर रहे हैं, अननेसेसरी ट्रैफिक शरीर के अंदर भेज रहे हैं। पर हां, अगर 1 गिलास वो कड़वापन ना बर्दाश्त हो तो छोड़ देने से तो ज्यादा अच्छा है कि 3 गिलास पानी मिलाकर आप इसको डाइल्यूट कर लें। छोड़ना नहीं है इसको। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जूस है ये और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स करता है ये। हाँ जी, खीरा तो छिलोगी जी। तो नहीं, छिलना है। जिस जिस भी फ्रूट या वेजिटेबल पर छिलका है उसको छिलना है। इस जूस को तैयार कर लेने के बाद आपने इस जाली की मदद से उसको छान लेना है, छानना है इसे। छानेंगे तो जूस नीचे आ जाएगा और उसका जो फोक होगा, रॉ मटेरियल, वो इस जाली में रह जाएगा। वो रॉ मटेरियल यूजलेस है, फोक है वो सिर्फ, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई मिनरल नहीं है। मिनरल सारे गए जूस के अंदर और उसको आपने फेंक देना है। आंवले का भी जब जूस बनाएंगे उसको भी छानना है इस जाली की मदद से। ये किट 30-35 भाई बहनों ने तो ले ली है, बाकी सभी भी जरूर ले लें। हां, हमने ये 120 किट मंगाई हुई हैं। अगर कोई कहे कि मुझे 2 किट चाहिए, 3 किट चाहिए, ले सकते हो, पूरी की पूरी किट ले सकते हो, लेकिन देंगे पूरी किट। एक्स्ट्रा पाइप, एक्स्ट्रा बुक अगर हम देते हैं तो हमारा सेट खराब होता है। अब मान लो आपने
सिर्फ एक बुक ले ली तो बाकी सामान अधूरा हम किसको देंगे? हमारा तो सेट खराब हो गया ना। आप पूरी की पूरी किट ले सकते हो, 40 किट एक्स्ट्रा मंगवाई है हमने, जितनी मर्जी ले लो, लेकिन लेनी पूरी किट है। 2 करेले, 2 खीरे, 2 टमाटर, जी बन जाएगा, थोड़ा सा पानी डालकर। क्वांटिटी खीरे और टमाटर की आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर 2 करेले से आपका डिटॉक्स हो रहा है तो 2 ही रखना है। फिर करेले को कम ज्यादा नहीं करना, करेले को ज्यादा तब करना है अगर 2 करेलों से डिटॉक्स ना हो, फिर 3 करना है। और ये वाला जूस हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा नहीं। आंवले वाला जो बताया था इससे पहले, हफ्ते में 7 दिन ले लो बेशक। और जो भाई बहन लेट आए हैं उन्होंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटॉक्स जूस को मिस कर दिया है। एनडीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लूज कर चुके हैं और इसका वो सफर करेंगे। अब वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटॉक्स जूस यहां से जाने के बाद घर में नहीं बना पाएंगे, जो भी लेट आए हैं। इस तरह से नहीं बताया हुआ बुक के अंदर। बुक के अंदर तो रेसिपीज हैं, ऐसे विधिवत तरीके से डिटॉक्स जूस नहीं है। ये सारे जूस आपने मिक्सी में बनाने हैं, और इससे पहले आपने जो आंवले वाला जूस था उसमें लौकी का जूस जूसर में, बाकी सारा मिक्सी में, ये वाला भी मिक्सी में। नहीं, लौकी का जूसर में निकलेगा। तीसरा जूस है हमारा अनार के छिलकों का जूस। अनार के छिलके एक व्यक्ति के लिए आधे अनार का छिलका सफिशिएंट है। अनार मिक्स नहीं करना इसके अंदर। अनार के छिलके के बारीक बारीक टुकड़े करके उसको मिक्सी में डालोगे, पानी डालोगे, उसको घुमाओगे, उसका जूस तैयार हो जाएगा। यह करेले के जूस से भी ज्यादा कड़वा होगा, पर इसमें जितना पानी डालते जाओगे इसकी कड़वाहट कम होती जाएगी। और एक चीज और बताता हूं, यह कड़वाहट आपको करेले का जूस या अनार का जूस पहले दिन जितना कड़वा लगेगा ना, दूसरे दिन उससे कम कड़वा, तीसरे दिन कम, चौथे दिन कम, 5-6 दिन में आपकी टेस्ट बड्स डेवलप हो जाएंगी। 5 या 6 दिनों के बाद या 5 या 6 बार ये जूस पीने के बाद ये जूस कड़वे लगने बंद हो जाते हैं। आप हैबिचुअल हो जाते हो, आपकी टेस्ट बड्स डेवलप हो जाती हैं। हर चीज सिर्फ शुरू का 1 हफ्ता मुश्किल है, हर चीज 1 हफ्ते के बाद सब कुछ सरल है। इसका तो देखो, इस तरह से तो आप अनार को, किसी भी पदार्थ को बाहर से लेकर आते हो, 2 घंटे पानी में रखो, बेकिंग सोडा डालकर रखो, उसके ऊपर किसी भी तरह के स्प्रे के इफेक्ट को
वो 90% नलीफाई कर देगा। बेकिंग सोडा या एप्पल विनेगर या नमक 90% नलीफाई कर देगा। 10% जो जाएगा वो आप अनीमा के माध्यम से, उपवास के माध्यम से निकाल लोगे। मैं तो ऐसे ही करता आया हूं। मैंने अनार के छिलकों का जूस बहुत पिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, हर चीज मैं ट्राई करता था, उसको पहले डिटॉक्स कर लेता था पानी में डालकर। बेकिंग सोडा, एप्पल विनेगर या नमक, वो 2 लोगों के लिए होगा। और अनार के छिलकों का जूस पीने के बाद आप उसके तुरंत बाद अनार खा लें तो आपका मुंह मीठा हो जाएगा। आंवले का तो उस जूस के अंदर मिठास नहीं आएगी, वो जूस फिर भी कड़वा ही रहेगा। इसलिए बेस्ट ये है कि पहले सिर्फ छिलकों का जूस निकाल लें और पिएंगे। कड़वा पिएंगे तो 1 घंटा मुंह कड़वा रहेगा। आप पहले छिलकों का पी लें, उसके 1 मिनट के बाद अनार खा लें तो आपका मुंह तुरंत मीठा हो जाएगा। करेले के जूस के बाद और आंवले के जूस के बाद भी आप 2 खजूर खा लिया कीजिए। जी। फिर चौथा डिटॉक्स जूस है अंगूर का जूस। और कुछ नहीं डालना, अंगूर का जूस। अंगूर का जो जूस है, अगर आपने 1 गिलास अंगूर का जूस बनाना है तो 2 गिलास अंगूर लेंगे आप। 1 गिलास अंगूर का जूस अगर बनाना है तो 2 गिलास अंगूर लेंगे, इसको मिक्सी में डालेंगे, कोई पानी डालने की जरूरत नहीं, अंगूर अपने आप ही पानी छोड़ देगा। 2 गिलास अंगूर को मिक्सी में घुमाओ, मिक्सी में घुमाने के बाद जब पूरा पानी छोड़ दे उसको इससे छान लो, छानने के बाद उसको पी जाओ और आहा क्या आनंद आएगा आपको। पांचवा डिटॉक्स जूस है सफेद पेठे का जूस, जो आप यहां सुबह पी रही हैं। इस जूस को पीने के बाद नेचर्स कॉल नहीं आती, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन यूरिन के माध्यम से होती है। आप ये सफेद पेठे का जूस फीका होता है, डायरेक्ट भी पी सकते हो। इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें किसी भी तरह के फ्रूट को मिक्स भी कर सकते हो। मिठास लाने के लिए आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हो। तो सफेद पेठे का जूस जूसर में तैयार होगा, बाकी सभी जूस मिक्सी में तैयार होंगे। सफेद पेठे का जूस और अनार के छिलकों के जूस को इससे छानने की आवश्यकता नहीं होती, बाकी तीनों जूसों को छानकर पीना होता है। और कोई भी जूस कड़वा लगे, कड़वापन कम करने के लिए पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें और उसके बाद 2 खजूर खा लें। आपको अपना उपवास हमेशा डिटॉक्स जूस से ही तोड़ना है, क्योंकि यह डिटॉक्स जूस आपके उपवास के फायदों को डबल कर देगा। ओम शांति।